सैप सॉफ्टवेयर के अंदर जो जेवी की ट्रांजैक्शन है, जेवी हम रिकॉर्ड करते हैं वो किस तरीके से हमने रिकॉर्ड करना है, टी काउंट जो टी कोड है वो क्या चीज़ है, सैप के अंदर डेबिट या क्रेडिट किस तरीके से होता है, क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्या सैप को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज के छोटे से लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी क्विक जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सैप और जो ओरेकल है ये एक डिफरेंट तरह के ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा भी मार्केट में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जो जिनकी ज़्यादा वर्थ है वो उसमें आजकल जो ज़्यादा काउंट हो रहा है वो सैप है, जो कि काफ़ी जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी एंटिटीज़ हैं उन पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी मल्टी जो टास्क जो चीज़ें हैं इसके अंदर अवेलेबल है, मीनिंग कि पूरी कंपनी का जो डाटा है वो इवन लॉजिस्टिक है, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, हर चीज़ जो मॉड्यूल है इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस वजह से इसको कंपनीज जो है प्रेफरेंस देती हैं ताकि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर उनको सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हों। आज हम ये स्टडी करेंगे कि कोई भी एक एंट्री है उसकी जनरल एंट्री सैप के अंदर हमने किस तरीके से करनी है। आमतौर पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, या कई ऐसी जॉब्स आती हैं जिसमें सैप के एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है, इसके ऊपर डिफरेंट तरह की सर्टिफिकेशन ली जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करता हूँ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। जो अकाउंट्स या फाइनेंस वाला जो बंदा है जिसने काम करना है उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता कि सैप कैसे बनता है, इसके बैकएंड पे कौन से मॉड्यूल यूज़ होते हैं, हमें ये चाहिए कि हमने इसके अंदर डाटा एंट्री कैसे करनी है, हमने इसके अंदर रिपोर्ट्स कैसे बनानी है। ये हमारा सिंपल टास्क है, ना ही आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक जॉब है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो ईआरपी कंसल्टेंट्स हैं, या जो इस तरीके से जिन्होंने आईटी की फील्ड के लोग हैं, वो इस चीज़ को डेवलप करते हैं। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है सिर्फ डाटा एंटर करें और डाटा आउट करें, यानी कि डाटा इन और डाटा आउट, ये हमारा काम है। तो हम देखते हैं कि जब भी आप एक चीज़ याद रखें, जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर था उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक हम अज्यूम करते हैं कि एक जेवी की एंट्री हमने कंसीडर की कि एक एम्प्लॉई है, कोई भी एक एम्प्लॉई है, और लेट्स से मिस्टर पीटर एक एम्प्लॉई है, उसको आपने सैलरी पे करनी है 1 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख सैलरी है, और हम अज्यूम करते हैं इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं है। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप एंट्री करें तो आप क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस जो है वो डेबिट कर देंगे 1 लाख से, और ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चली जाएगी वैल्यू, और क्रेडिट हम कर देंगे बैंक। हम ये कहते हैं कोई इस पर टैक्स नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है। तो ये जो फिगर है बैंक जो होता है आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल है। तो ये एक एंट्री है। अब ये एंट्री है, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया है, आपने सैप के अंदर एंटर करना है। तो क्या ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस है कि हम इसमें एंट्री नहीं कर सकते? आज हम इसको स्टडी करते हैं। सैप के अंदर आपने याद रखना है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के अंदर जो यूज़ होता है ना, ये देखें जो डेबिट क्रेडिट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के अंदर डेबिट और क्रेडिट यूज़ होता है। सैप के अंदर किसी भी चीज़ को आपने डेबिट करना है तो एक कोड वो आपको कहता है जी आप कोड ये क्लिक करें, वो डेबिट क्रेडिट नहीं बताएगा। तो वो कोड क्या है, जेवी के लिए 40 एक 40 एक मॉड्यूल का, जेवी मॉड्यूल के अंदर एक समझ लें कि एक पीएसटी की उसको बोलते हैं, कि वो की है उसको आप लिखेंगे 40, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि डेबिट है। उसके बाद आता है क्रेडिट, तो 50 क्या होगा, क्रेडिट है, यानी कि 40 से डेबिट और 50 से क्रेडिट। जैसे आप कोई नया मोबाइल लेते हैं, कोई लैपटॉप लेते हैं, तो आपको समझने के लिए 1-2 दिन चाहिए होते हैं, उसके फंक्शन आते हैं, कोई नई विंडो आपने कर ली है। इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही है, सिर्फ फ़र्क ये है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको ये कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपसे रेलिवेंट जो चीज़ें होंगी आपने याद रख लेनी है। जब फॉर एग्जाम्पल आज हमने एंट्री करनी है तो हम क्या करेंगे, डेबिट की जगह पे 40 है और क्रेडिट की जगह पे 50 है। तो ये चीज़ तो आपने क्लियर कर लेनी है कि ये इतनी कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। सबसे बेसिक टास्क जो डिफरेंस है वो ये है कि टी कोड पे चलता है। उसके बाद ये होता है कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के अंदर जब सॉफ्टवेयर, अभी मैं एंट्री करके भी आपको दिखाता हूँ, कि जब आप एंट्री करते हैं तो आपके सामने सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप रेलिवेंट मॉड्यूल में जाते हैं, क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे हम टी कोड यूज़ करेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। तो वो क्या है कि अगर जीवी की हमने एंट्री करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, F-02। मतलब ये है कि ये हम कमांड उसको देंगे कि मैं इस मॉड्यूल में जाना चाह रहा हूँ, मतलब इस विंडो में जाना चाह रहा हूँ। वो आपको सिंपल एक सॉफ्टवेयर मैं ओपन करूँगा तो एक सिंपल सॉफ्टवेयर होगा, आपको नहीं पता होगा कि आपने कहाँ जाना है। तो आप सिंपल उसको ये याद रखें, आपसे रेलिवेंट काम होंगे, आप सिंपल ये याद रखेंगे अच्छा मेरी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो ये वाली हैं, उसके अंदर मेरा ट्रांजैक्शन कोड ये वाला है, 40 से मैं डेबिट करूंगा, 50 से मैं क्रेडिट करूंगा। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आता हूँ जनाब सॉफ्टवेयर के अंदर, यही एंट्री हम सॉफ्टवेयर में करते हैं। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन किया हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब चूंकि हमने एंट्री करनी है तो जैसे हमने वहाँ पे स्टडी किया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा F-02। जैसे ही मैं F-02 लिखता हूँ
तो मुझे ये रेलिवेंट विंडो में ले जाएगा। तो ये विंडो आ गई, एंटर जीएल अकाउंट पोस्टिंग हेडर डाटा, मतलब जो हम जीएल अकाउंट का डाटा एंटर करना चाह रहे हैं उसका हेडर लिखे, मतलब उसका कौन सी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह हेडर में क्या लिखना चाह रहे हो वो हम लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डेट हम लिख लेते हैं, आज की डेट है लेट से 12 अप्रैल है। और उसके बाद ऐसे का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप। सैप के अंदर हर एक मॉड्यूल के अंदर एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखें तो सारे डॉक्यूमेंट है, ये जो प्रॉपर कोर्स है उसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड है। लेकिन अभी चूंकि हम एक सिर्फ सैंपल बेसिस पे एक एंट्री देख रहे हैं, तो ऐसे का डॉक्यूमेंट है, तो मैंने इसको ये क्या कह रहा है, जर्नल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। मतलब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ जर्नल लेजर का कर रहा हूँ। उसके बाद कंपनी कोड होता है, जो भी रेलिवेंट कंपनी है जिस कंपनी में भी आपका डाटा एंट्री कर रहे हैं उसका कोड होता है वो हम लिख लेंगे। फिर पोस्टिंग पीरियड है, तो पोस्टिंग पीरियड में यहाँ पे 4 लिख लूंगा। 4 का मतलब क्या है कि अप्रैल, अगर मार्च होगा तो मैं 3 लिख दूंगा, और अगर मई होगा तो मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद करेंसी है, इसमें चूंकि फॉरेन करेंसी में भी एंट्री हो सकती है, तो हम ये कहते हैं हम इसको पीकेआर में इसकी एंट्री कर रहे हैं। फिर आता है रेफरेंस और डॉक्यूमेंट हेडर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैलरी पेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेफरेंस आ जाता है, उसका हेडर तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीएसटी की ये अब क्या 40 मैंने सेलेक्ट किया है, तो 40 जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि हमने एंट्री के मुताबिक अभी क्या करना है, हमने डेबिट करना है सैलरी एक्सपेंस को, क्रेडिट क्या करना है बैंक को। तो मैं डेबिट करने के लिए जो 40 मैंने डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं 40 क्या है, तो ये लिखा हुआ है डेबिट एंट्री। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट मॉड्यूल पे डिफरेंट जगह पे यूज़ होती हैं। इसका पर्पज़ क्या है ये बड़ी डिटेल में हम स्टडी करेंगे, तो अभी क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। एनीवेज इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ डेबिट। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है अकाउंट नंबर लिखें, किस अकाउंट को डेबिट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सैलरी का जो अकाउंट है, जो भी जीएल अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैंने मेंशन किया तो आप देखें कि अगली विंडो पे आपको लेके गया, वो ये कहता है सैलरी का ये अकाउंट है, एडमिन की लेट से सैलरी आप पे कर रहे हैं, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपकी कंपनी है। उसके बाद 40 लाइन आइटम 1 है, यानी कि पहली एंट्री हम कर रहे हैं, एक एंट्री के अंदर पहली लाइन पे एंट्री हो रही है और डेबिट एंट्री है 40 से। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कॉस्ट सेंटर, तो ये मैंने कॉस्ट सेंटर लिख दिया। ये जो एडमिन है उसी का कॉस्ट सेंटर आ गया। कॉस्ट सेंटर के अंदर हमने एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था, जो सैप की क्लासेस ले रहे हैं कि हमने कॉस्ट सेंटर वाइज डाटा कैसे निकालना है, इसका पर्पज़ क्या है, तो वहाँ पे हम ये स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन पे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मार्च की जो सैलरी है वो पे कर दी है मिस्टर पीटर की। यहाँ पे हम पीटर का नाम भी लिख देते हैं ताकि हमें याद भी रहे। तो पीटर की जो सैलरी हमने पे कर दी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया डेबिट एंट्री। यहाँ तक इस लाइन से ऊपर ऊपर हमारा जो डेबिट का डाटा है वो एंटर हमने कर लिया है। अब PSKT आप 50 पे आएंगे, 50 हुई है क्रेडिट एंट्री। अब देख भी लेते हैं कि क्या ये वाकई क्रेडिट है। तो मैंने ये क्लिक किया, अब मैं 50 पे आके रेलिवेंट जो एंट्री है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है क्रेडिट एंट्री। अब मैंने क्या एंट्री के मुताबिक क्या क्रेडिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है। तो मैं यहाँ पे बैंक का जो कोड है वो सिलेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली जो एक्चुअल आपके कोड होंगे वो आप लेंगे। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है जी बिजनेस एरिया, हम वो भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। और उसके बाद आता है कि तो यहाँ पे हमने ये बिजनेस एरिया लिख दिया, मतलब कॉस्ट सेंटर इसका ये वाला है एडमिन का। बिजनेस एरिया का मतलब ये होता है कि अगर आप एक ही कंपनी में 3-4 डिफरेंट सेगमेंट है तो ये किस सेगमेंट की सैलरी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बैंक का जो कोड है वो यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपको ये नेक्स्ट विंडो पे ले गया। यहाँ पे वो ये कह रहा है जो आइटम एंट्री के अंदर आइटम 2 है और क्रेडिट एंट्री है 50 है, तो 1 लाख से आपने इसको क्रेडिट कर लिया। फिर बैंक के अंदर हमेशा हमने ये स्टडी किया है कि जीजी कैश हम यूज़ करते हैं। जीजी कैश क्या होता है कि बैंक रिकन्सलेशन के लिए अगर फॉर एग्जांपल पूरे साल की बैंक आपके पास लेजर अवेलेबल है और आपको कह दिया जाए कि आप ये बताएं कि एम्प्लॉयज़ को कितनी पेमेंट की है, तो फिर हम ये जीजी कैश का कोड जो है ये वहाँ पे हमें हेल्प करेगा। तो ये देखें जैसे हमने वहाँ पे कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट किया है एक्सपेंस में, यहाँ पे जीजी कैश यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो A91 हम यूज़ करेंगे कैश पेड आउट टू एम्प्लॉयज़ और फॉर एम्प्लॉयज़। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद दोबारा ये हम ऑनलाइन लिखते हैं और यहाँ पे हम सैलरी पेड है, और ये लिखने के बाद आप इसको शिफ्ट F2 प्रेस करके सिमुलेट कर लेंगे, मतलब आपके सामने ये एंट्री इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही एंट्री आपके सामने इस तरीके से आएगी, उसके बाद ये क्या कर रहा है कि सैलरी एडमिन डेबिट है और ये नेगेटिव का मतलब ये है कि ये बैंक अकाउंट क्रेडिट है। उसके बाद आप इसको क्या करें, सेव कर लें इस एंट्री को। तो ये जब आप सेव कर लेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जो भी यहाँ पे नीचे आपके हमारे पास आ जाएगा।
तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है जहाँ पे रेलिवेंट जो भी लेजर है उसमें जो हमने एंट्री देखी है ये यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, उस तरीके के मुताबिक हम सैप के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के अंदर काफ़ी हेल्प करती हैं। आजकल अक्सर आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट काफ़ी इन हो चुकी है, ERP की रिक्वायरमेंट काफ़ी इन हो चुकी है। हर जॉब के अंदर आपसे ये रिक्वायरमेंट आती है। कोई अच्छी जॉब देखें तो वहाँ पे क्या आ जाता है कि सैप के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि सर्टिफिकेशन की तरफ आपने नहीं जाना। आपका बैकग्राउंड है फाइनेंस के ऊपर, तो फाइनेंस ने हमेशा ये चीज़ देखना है कि भाई मैंने एंट्री कैसे करनी है, मैंने वहाँ से डाटा इन कैसे करना है, आउट कैसे करना है। सैप कैसे बना ये हमारा काम नहीं है और ना ही हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर का काम है, उनकी फील्ड ही डिफरेंट है। फाइनेंस की फील्ड में डाटा इनपुट है, डाटा आउटपुट है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, उसको हमने स्टडी किया है। कंटेंट इसका अवेलेबल है, मैंने पेज के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि हमने पूरे जो कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।